ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम लोग को पता होनी चाहिए वो है, मैं पहले तो टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। कास्ट सेंसस हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज, तुम किसी भी जीके के टॉपिक को पढ़ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा क्या प्रॉब्लम है, और ये जो सल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, इस सल्यूशन को लाने का क्या रीजन है या क्या बैकग्राउंड है। ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसको कास्ट सेंसस एड्रेस करता है। आई बिलीव तुम लोग को यहां तक समझ आ रहा होगा। अच्छा, तुम लोग को क्या लगता है, मेरे को कुछ चेंज करना चाहिए? मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, बहुत धीरे बोल रहा हूँ, मुझे पेस चेंज करनी चाहिए, मुझे लैंग्वेज में चेंज करना चाहिए? बता सकते हो तुम लोग कुछ भी। यहां तक समझा क्या मैंने जितनी चीजें बोली है? अगर थोड़ा सा फास्टर रिस्पॉन्स दोगे तो इजियर होगा मेरे लिए भी। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोग को ये पता होगी कि इंडिया में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इन शॉर्ट लिखा जाता है LOP। बताओ मेरे को क्विकली, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है इंडिया का इन द लोकसभा? लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। वो लगातार 95 इलेक्शंस हार चुके हैं। कोहली की 100 सेंचुरीज के पहले आई बिलीव वो 100 सेंचुरीज अपनी बना लेंगे। बताओ कौन है इंडिया के लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिन्होंने 95 इलेक्शन हारे हैं? ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बताया है भावना ने। तो इंडिया के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विच इज रागा, एक सेकेंड, हाँ। तो इंडिया के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त पे एक मुद्दा उठाया था, विच वाज कास्ट सेंसस। तो सबसे पहले तो हमको एक बहुत बेसिक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज सेंसस। क्योंकि सेंसस वर्ड तुम लोग ने आई बिलीव सुना होगा। ठीक है। तो अब सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब ये होता है कि इस देश में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, उनका नंबर, यानी कि इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल जो भी है उस चीज को हम लोग कहते हैं सेंसस। लेकिन एक और चीज याद रखना, वो लोगों की लाइफ कैसी है, कैसी लाइफ है, इस चीज को भी कैलकुलेट किया जाता है इन द सेंसस। तो सेंसस जो होता है वो टू वेज होता है। तुम लोग को, मेरे को पता है तुम लोग को ये बात नहीं पता थी कि सेंसस में दो चीजें होती हैं। नंबर वन, कितने लोग हुए हैं इंडिया के अंदर। सेकंड, उनकी कैसी लाइफ है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। इस चीज को भी देखा जाता है सेंसस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में वॉशरूम है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं। ठीक है। इस चीज को कैसे चेक करेंगे? तो इस चीज को चेक किया जाता है थ्रू सेंसस। सेंसस में हमको पता चलेगा इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, मान लो इंडिया के अंदर एक्स पॉपुलेशन है। अब इसमें एक्स में कितने लोगों के घर में शौचालय है, इस चीज के बारे में भी पता किया जाएगा थ्रू दिस सेंसस। तो अब यहाँ पे दोनों चीजों को कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पे जब हम कैसी लाइफ है इसके अंदर ये भी देखते हैं कि तुम भाई BMW ओन करते हो या फिर तुम मारुति 800 ओन करते हो। तो यानी कि BMW अगर तुम इंडिया के अंदर ओन कर रहे हो, विच मींस तुम अमीर हो, तुम एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो। अगर तुम मारुति 800 या फिर नानो ओन करते हो तो तुम्हारी बहुत ही एवरेज लाइफ है इंडिया के अंदर। तुम बोलना चाहिए लोअर मिडिल क्लास में कहीं फॉल करते हो। तो अब इस चीज को भी चेक किया जाता है एक सेंसस के अंदर। तो ये होता है बेसिक मीनिंग ऑफ सेंसस। तुमको सेंसस का मीनिंग ध्यान रखना है। सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि हम लोग सेंसस पे आएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट में दो चीजें बताई हैं, तुमको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। फर्दर इलेबोरेशन पे हम लोग आते हैं। क्या तुम लोग चाहते हो मैं चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर दूं? शायद तुम लोग सब एक दूसरे के चैट देख पाओगे तो तुम लोग को ज्यादा सही लगेगा। अगली बात आती है, इसमें वर्ड जब ऐड कर दिया गया है, कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है? तो कास्ट का सिंपल सा मतलब होता है इंडिया में जाति। अब जाति किन लोगों में होती है? तो इंडिया में सबसे पहले इंसानों में जो डिवीजन होता है वो होता है रेस के बेसिस पे। रेस का मतलब होता है काला गोरा। ठीक है। इंडिया में काले गोरे लोग नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है जल्दी से मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन है फॉर ऑल। जो भी बताना चाहे, इंडिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किन स्टेट्स में होता है बहुत ज्यादा, किन स्टेट के लोगों के साथ बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है? इंडिया में काले गोरे वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। शायद तुम लोग ने अपनी 8th 9th की बुक में पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मेनली ये जो टर्म है ये डील करता है विथ ब्लैक एंड वाइट पीपल, जो काले और गोरे लोग हैं।
लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काले और गोरे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग सारे लोग ब्राउन लोग हैं। हो सकता है तुम मुझसे थोड़े से ज्यादा गोरे होगे, लेकिन अपन लोग के स्किन टोन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के पीपल होते हैं उनके साथ बहुत बार देखा जाता है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन। दिल्ली जैसी जगह में उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम तो मोमोज बेचने वाले हो, जाके मोमोज का ठेला लगा लो। इस तरह से आप बहुत बुरी स्लैंग को यूज करते हो इंडिया के अंदर इन सारे लोगों के साथ भेदभाव करने में। तो फर्स्ट लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो होता है रेशियल। मैं ये सारी बातें तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को ये बातें पता होनी चाहिए और इनको तुम बहुत बार यूज कर सकते हो इन फ्रेमिंग योर आंसर। तो फर्स्ट हो गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया के अंदर रिलीजन के बेसिस पे। रिलीजन तो आई बिलीव तुम लोग को पता ही है, हिंदू मुसलमान मुसलमान वाला। तो ये मल्टीपल रिलीजन्स हैं इंडिया के अंदर और उन मल्टीपल रिलीजन्स में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ डिविजन। ये जो होता है ये होता है इंट्रा रिलीजन प्रॉब्लम। इंट्रा रिलीजन। इंट्रा रिलीजन का मतलब होता है एक रिलीजन के अंदर ही लोगों के बीच में डिवीजन हो रहा है। जब एक रिलीजन के लोग एक दूसरे में भेदभाव करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कास्ट। अब ये कास्ट कैसी होती है? इंडिया में शायद तुम लोग को हिंदूज में पता होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हिंदू में एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है वर्ना सिस्टम। ये जो वर्ना सिस्टम होता है इसको किस तरह से देखा गया है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे लोगों को हम लोग डिवाइड कर दें इन फोर पार्ट्स। सारे लोगों को हम लोग ने चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। क्या तुम लोगों ने मूवी देखी है आर्टिकल 375 या सेक्शन 375, ऐसे ही कुछ नाम है, सेक्शन 375 नाम है, जिसमें आयुष्मान खुराना जो था वो पुलिस वाला था। देखिए वो मूवी आर्टिकल 15, हाँ सॉरी, आर्टिकल 15, हर्षिता ने सही बताया है। हर्षिता ने तो देखी है, बाकी जनता तुम लोग मूवी वूवी नहीं देखते हो क्या? आर्टिकल 15 में एक बहुत ही, अंजल ने भी देखी है, तो एक बहुत ही फेमस सा सीन है जहाँ पे वो पुलिस वाला खड़ा रहता है और वो चारों तरफ उसके जो पुलिस वाले रहते हैं उनसे पूछता है कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है। तो वो लोग बताते हैं कि आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं, हम एससी हैं। तो एससी के अंदर भी वो हमसे छोटे एससी हैं और हम उनसे बड़े एससी हैं। इस तरह का डिवीजन बताया जाता है। तो ये जो वर्ना सिस्टम होता है, वर्ना सिस्टम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। वर्ना सिस्टम आया कहाँ से ये भी मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। तुम लोग को शायद पता होगा एक बहुत ही फेमस बुक है जिस बुक का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति का जो राइटर था इसका नाम है मनु। ये सारी बातें याद रखना इन पर्सपेक्टिव ऑफ पार्ट ए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मनुस्मृति हमेशा इंडिया में कंट्रोवर्सी के अंदर रहती है, क्योंकि मनुस्मृति जो है वहां से ही ये कास्ट डिवीजन का सिस्टम आया है, वर्ना सिस्टम आया है। तो इंडिया में चार पार्ट्स में सारे के सारे लोगों को डिवाइड कर दिया है। सबसे ऊपर जो होते हैं, जो बोला जाता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लिया गया है तो अपन बोल देते हैं, तो वो होते हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स, इनको सबसे टॉप पे रखा गया है। उसके बाद सेकंड रखा गया है क्षत्रिय को। उसके बाद रखा गया है वैश्य को। उसके बाद रखा गया है शूद्र को। सारी स्पेलिंग लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से इंडिया में चार पार्ट्स में कास्ट को डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 3 4। अब इनके बीच में अगर कोई भी भेदभाव हो रहा है या फिर दो अलग अलग तरीके के ब्राह्मण्स में कोई डिवीजन हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है? जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक दूसरे में भेदभाव कर रही है। जैसे मैं तुम लोग को एक क्विकली एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे को बहुत ही अभी जो याद आ रहा है वो यही है। तुम लोगों ने शायद सुना होगा एक बहुत ही फेमस सरनेम होता है जिसका वो होता है द्विवेदी। द्विवेदी, शायद यही स्पेलिंग होती है। सही स्पेलिंग लिखी है मैंने द्विवेदी की। उसके बाद एक सरनेम होता है त्रिवेदी। तीनों ब्राह्मण होते हैं। और एक सरनेम होता है चतुर्वेदी। तुम लोगों ने सुने होंगे सारे सरनेम्स। तो अभी इन तीनों में एक बात का ध्यान रखना, ये तीनों एक दूसरे में कभी भी शादी नहीं करते हैं टेक्निकली। द्विवेदी का मतलब होता है जिसने दो वेद पढ़े हैं। त्रिवेदी का मतलब होता है जिसने त्रि वर्ड यूज हो रहा है, दी द्विवेदी में टू यूज हो रहा है, जिसने तीन वेद पढ़े हैं। चतुर्वेदी का मतलब हुआ चार, जिसने चार वेद पढ़े हैं, वो पर्सन। तो अब यहाँ पे ये वाले जो ब्राह्मण होंगे चतुर्वेदी, वो हायर हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू बोथ ऑफ दीज। क्या तुम लोग को ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा जाति पाति की बात कर रहा हूँ? अगर तुम लिखोगे तो पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है एकदम ही तुम लोग भी भावनाओं में बह गए कि क्या जाति आति की बात हो रही है। तो इस तरह से डिवीजन होता है सारी की सारी कम्युनिटीज में एक कास्ट के अंदर। अब हम लोग को क्या लगता है, ये जो इंट्रा रिलीजन डिवीजन है,
ये सिर्फ हिंदूज के अंदर है, हिंदू के अलावा किसी भी दूसरी कम्युनिटी में नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंडिया में जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम है, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के बीच में भी इस तरह का डिवीजन होता है। कास्ट के बेसिस पे बहुत सारी कास्ट है मुस्लिम्स के अंदर। तो जैसे मुस्लिम्स को डिवाइड किया गया है 74 सेक्ट्स में। वहां पे कास्ट नहीं बोलते हैं, वहां पे वर्ड यूज किया जाता है सेक्ट। अब इस्लाम में क्या उर्दू टर्म यूज किया जा रहा है वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश टर्म जो यूज किया जाता है दैट इज सेक्ट। अब सेक्ट किस तरह से होता है, शायद तुमने सुना होगा, एक टाइप ऑफ मुस्लिम्स होते हैं जिनको कहा जाता है शिया मुस्लिम्स। सेकंड टाइप ऑफ मुस्लिम्स होते हैं जिनको कहा जाता है सुन्नी मुस्लिम्स। उसके बाद एक तरीके के मुस्लिम्स होते हैं जिनको कहा जाता है बोहरा मुस्लिम्स। और शायद तुम लोगों ने एक और तरीके के मुस्लिम्स का नाम सुना होगा जिनको कहा जाता है रोहिंग्या मुस्लिम्स। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट होके आ गए हैं फ्रॉम म्यांमार। तो इस तरह से टोटल 74 सेक्ट्स होते हैं इस्लाम के अंदर भी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर तुम थोड़े से हिस्टोरिकल टाइम्स में जाओगे, देखो आज के वक्त पे ना कोई किसी से भी शादी कर लेता है, क्योंकि बहुत ही इंडिया जो है उसको गांधी जी ने बहुत खराब आजादी दिला दी थी। लेकिन पहले के समय पे क्या होता था, कोई भी शिया पर्सन जो है वो सुन्नी से शादी नहीं करता था। कोई भी सुन्नी पर्सन जो है वो कभी बोहरा से शादी नहीं करेगा या बोहरा सुन्नी से शादी नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच में कास्ट की डिवीजन जो होती थी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड बहुत ज्यादा हायर होती थी। ठीक है, जस्ट लाइक हिंदूज। तो इस तरह से इंडिया में जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन सबके बीच में कास्ट की डिवीजन है। तो अब जब इंडिया में राहुल गांधी ने डिमांड किया कि हमको इंडिया में कास्ट सेंसस को कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो राहुल गांधी की डिमांड थी कि हमारे पास एक क्यूमुलेटेड डेटा नहीं है जिसमें हम ये बता सके कि इंडिया में किस कास्ट के कितने लोग रहते हैं। ठीक है, राहुल गांधी की डिमांड क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं किस कास्ट के कितने लोग रहते हैं, जिससे जो कास्ट के ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे उनके लिए हमको क्या पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उन पॉलिसीज को हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इस चीज को फिगर आउट किया कास्ट सेंसस कंडक्ट करके कि इंडिया के अंदर एससी और एसटी के नंबर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिजर्वेशन जो हम उनको दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एससी एसटी को हम लोग 50% रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन अगर एस सी एस टी की पॉपुलेशन जो है इंडिया में 80% है, तो 50% रिजर्वेशन देना तो बहुत ज्यादा गलत होगा उनको। तो हमको उनको टेक्निकली 80% रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि वो एस सी एस टी की पॉपुलेशन ही 80% है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रियल फिगर्स नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये जो डेटा है ये अवेलेबल ही नहीं है सिंस 1931। अभी स्टैटिक फैक्ट्स पे हम लोग आ रहे हैं जो पार्ट ए एंड बी दोनों में यूज होंगे। अभी हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं इन सारी चीजों की कि तुमको किस तरह से सोचना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो राहुल गांधी ने डिमांड किया कि अगर हमको किसी भी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना है तो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास इंडिया में किस कास्ट के कितने लोग रह रहे हैं उसका डेटा होना इंपॉर्टेंट है। इनिशियली 2024 में मोदी जी ने और उनकी गवर्नमेंट ने इस पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी लोगों ने क्या बोला, बीजेपी ने क्या बोला। मोदी जी ने एंड बीजेपी ने जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने यहां पे बोला कि अगर हम लोग इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस को कंडक्ट करेंगे तो इससे इंडिया का सोशल फैब्रिक खराब हो जाएगा। तुम लोग मेरे को बताओ सोशल फैब्रिक का मतलब क्या होगा अब यहाँ पे, अगर मोदी जी ने टर्म यूज किया है सोशल फैब्रिक। तो मैं चाहता हूं कि जब तुम आंसर लिख रहे हो तो तुम इस तरह के टर्म्स को यूज करो जो कल मैं बोल रहा था ना कि कीवर्ड्स होने चाहिए तुम्हारे आंसर में। यही वो कीवर्ड है जिसकी हम लोग को जरूरत होती है कि जब हम अपने आंसर को डिफाइन कर रहे हैं तो सोशल फैब्रिक के प्रो एंड अगेंस्ट में तुम्हारे लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए। तुम इस टर्म को समझ पाओ, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर पाओ। कोहेशन अक्रॉस कम्युनिटीज, हर्षिता ने लिख दिया है। तो सोशल फैब्रिक का मतलब होता है कोहेशन अक्रॉस कम्युनिटीज, सामाजिक ताना बाना, सामाजिक ताना बाना। तुम दोनों ने ही एकदम एक्सट्रीम टर्म्स में लिखा है। एक ने एकदम एक्सट्रीम अंग्रेजी में लिखा है, एक ने एकदम एक्सट्रीम हिंदी में लिखा है। फारूकी ने लिखा है सामाजिक व्यवस्था, जो फारूकी मेरे को लगता है यहाँ पे बीच में है, एक एक्सट्रीम इंग्लिश और एक एक्सट्रीम हिंदी से। तो सोशल फैब्रिक का मतलब होता है सोसाइटी की जो स्टेट है उसको हमको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, विच मीन्स जो लोगों के बीच में बॉन्ड है। फैब्रिक का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है, सोसाइटी का मतलब कौन हुआ, सोसाइटी का मतलब हुआ पीपल, लोगों से ही सोसाइटी बनती है। तो पीपल के बीच में जो बॉन्ड है हमको उसको स्ट्रॉन्गर करना चाहिए,
हमको उसको वीकर नहीं करना चाहिए। अब अगर हम लोग कास्ट सेंसस कंडक्ट करेंगे तो कास्ट सेंसस से ये बॉन्ड जो है, विच मीन्स ये जो सोशल फैब्रिक है, ये ब्रेक हो सकता है। बीजेपी का ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था ये कि हमारा सोशल फैब्रिक इंडिया का खराब हो सकता है इफ वी डू द कास्ट सेंसस, क्योंकि लोगों के बीच में डिवीजन होगा। एससी पर्सन बोलेगा मैं एससी हूं, ब्राह्मण जो है उनके बीच में डिवीजन होगा, इस तरह से अलग अलग लोगों के बीच में डिवीजन होता चला जाएगा। तो ये ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट थी ऑफ बीजेपी इन 2024। तुमको बस बेसिक याद रखना है कि 2024 में बीजेपी की आर्ग्यूमेंट क्या थी, वर्ड क्या यूज किया गया है। वर्ड जो है इसको तुम यूज कर सकते हो एज अ कीवर्ड वाइल फ्रेमिंग योर आंसर। अपन क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ी देर में, मतलब आधा घंटा लगेगा, फिर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, अपनी नोटबुक में लिखना होगा। तो अब अगली बात, 2025 में देखो, तुम लोग क्या चाहते हो, मतलब मैं इंसिडेंट वाइज बताऊं थोड़ा सा, रियल होके रॉ होके, या तुम चाहते हो एकदम ऐसे पढ़ाई पढ़ाई वाली बात करें हम लोग? यस लिखा है फारूकी ने। तो एक इंसान ने लिखा है तो मान जाते हैं उसकी बात। तो 2025 में शायद तुम लोग को पता होगा, पहलगाम अटैक हुआ था। अब पहलगाम अटैक के बाद मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया था थ्रू ऑपरेशन सिंदूर। ये बातें तो तुम लोग को पता ही होंगी। पहलगाम अटैक हुआ, उसमें क्या हुआ, किस तरह से मारा गया, सारी चीजें तुम लोग को पता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो एक बैड पोजीशन में थी। ठीक है, कि हम किस तरह से आंसर करें लोगों को, या हमको क्या करना चाहिए। हाँ जी। तो अंजलि जो भी बोल, अंजलि, अंजल है नाम की, अंजलि नाम है, अंजल। अपन करेंगे स्ट्रक्चर पे बात। तो एक बहुत ही बैड पोजीशन में थी इस पूरे सिचुएशन के बाद। तो मोदी जी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि किस तरह से हम इस पूरी चीज को डिविएट कर सकते हैं इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब बात आई डिफरेंट डायरेक्शन देने की, तो उस वक्त पे मोदी जी ने बोला, एक ट्रम्प कार्ड निकाल दिया। उन्होंने बोला कि हमको इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस कंडक्ट करना चाहिए। कास्ट सेंसस की बात उन्होंने की ऑपरेशन सिंदूर के साथ, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पे उन्होंने अलाउ किया कि इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब पहले क्या बोल रहे थे, आज से एक साल पहले उनकी ओपिनियन डिफरेंट थी। अब उनकी ओपिनियन क्या हो गई है, एज ऑफ 2025 बीजेपी की ओपिनियन ये हो गई है कि अगर हम लोग कास्ट सेंसस कंडक्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि हम नीडी कास्ट को बेनिफिट पहुंचा पाएंगे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नया कॉन्सेप्ट ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑपोजिट ऑफ सोशल फैब्रिक। पहले वो लोग सोशल फैब्रिक की बात कर रहे थे, अब वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में जिसकी जो नीड है, हमको उसको फुलफिल करने के लिए कास्ट सेंसस को कंडक्ट करना चाहिए, एंड कास्ट सेंसस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट वी नीड टू डू। अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि कास्ट सेंसस जो है ये तो बीजेपी का पोल प्रॉमिस है, यानी कि बीजेपी का इलेक्शन प्रॉमिस है कास्ट सेंसस, ये तो हमको कंडक्ट करना ही था, हमने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं कि हम इसको नहीं करने वाले हैं। तो जस्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने अपने स्टैंड को कंप्लीटली चेंज कर दिया यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि हमको कास्ट सेंसस करना चाहिए। इस बात को ऑपरेशन सिंदूर के बीच में बोला गया। इसको सबसे पहले पास किया, यहां से तुम लोग को याद रखना है फॉर पार्ट ए कुछ फैक्ट्स। इसको पास किया गया है बाय कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने इस पूरी चीज को पास कर दिया, इस चीज को अप्रूवल दे दिया कि हम जब सेंसस कंडक्ट करेंगे तो उसके अंदर कास्ट सेंसस भी कंडक्ट होना चाहिए, कि लोगों की जाति उनसे जाके उनके घर घर पे पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन तुमको पार्ट ए में पूछा जा सकता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को लीड कौन करता है? बताओ मेरे को क्विकली। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को लीड कौन करता है? क्या मेरी हैंडराइटिंग के साथ कोई प्रॉब्लम है? अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। हैंडराइटिंग इश्यूज? एवरीवन में देखो ना, एवरीवन में भावना ने पर्सनल भेजा है, एवरीवन मैंने ओपन कर दिया है, सारे लोग एक दूसरे की चार्ट देख भी सकते हो अब। अगर चाहो तो सबके सामने भेज दो आंसर अपने। भावना ने सही आंसर दिया है, क्योंकि जल्दी बताओ बाकी जनता, कौन लीड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स? तुम लोग को पता होना चाहिए इन रिलेशन टू पार्टी ऑफ एग्जामिनेशन। इसको लीड करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, हमेशा याद रखना।
कैबिनेट को लीड कौन कर रहा है? तो कैबिनेट को हमेशा लीड करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर होता है ऑफ कैबिनेट। हमेशा याद रखना इस बात को, क्योंकि ये तुमको टिल एग्जाम बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि कैबिनेट की कोई भी चीज होगी तो उसको लीड करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके बाद इसने कैबिनेट ने तो पास कर दिया इस चीज को। अब हम लोग यहाँ से कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इन रिलेशन टू पार्ट ए, कि तुम्हारा पार्ट ए के लिए भी ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है प्रिपेयर हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे पार्ट बी पे, कि तुमको किस तरह से फैक्ट्स को ध्यान रखना है और किस तरह से तुमको अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए अगर ये टॉपिक तुमको पूछा जाता है तो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं कि लास्ट टाइम इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस को कब कंडक्ट किया गया, क्योंकि तुम लोग को वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह ही हम लोग को प्लान करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो लास्ट टाइम कास्ट सेंसस को कब कंडक्ट किया गया? कास्ट सेंसस स्पेसिफिकली कंडक्ट किया गया एंड पब्लिश किया गया। चलो थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना लेते हैं। कास्ट सेंसस को लास्ट टाइम का मतलब है कि अभी जो हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं सेंसस कंडक्ट करने की, इसके पहले हमने कब किया था? याद रखना, आजादी के बाद हम लोग ने कभी भी कास्ट सेंसस को कंडक्ट नहीं किया है और ना ही पब्लिश किया है। नहीं 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 भावना, मैं बताता हूँ आंसर करेक्ट कैसे होगा। तुम में से कई सारे लोगों ने लिखा है पर्सनल में भी। बिहार वेरी रिसेंटली लिखा है भावना ने। वो आंसर गलत क्यों होगा मैं बताता हूँ 5-10 मिनट में। तो इंडिया ने लास्ट टाइम कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया था 1931 में। देखो ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। आई बिलीव तुम लोग को पता होगा। मैं ज्ञान सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ज्ञान को तुमको यूज करना होगा वाइल राइटिंग योर पार्ट बी का आंसर। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, कास्ट सेंसस को इसी कॉन्सेप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम सारे के सारे इंडियंस को जातियों में डिवाइड कर देंगे तो ये लोग कभी भी यूनिफाई नहीं हो पाएंगे। और जब ये यूनिफाई नहीं हो पाएंगे तो ये लोग कभी भी इंडिपेंडेंस डिमांड नहीं कर पाएंगे और इनके अंदर इंटरनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी बनी हुई। तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कास्ट सेंसस को। लास्ट टाइम जो कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया है वो किया गया है 1931 में। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमको इसको ध्यान रखना होगा कि 1931 इज द ईयर जहां पे लास्ट टाइम कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया गया है एंड पब्लिश किया गया है। अब इसके बाद फर्स्ट टाइम जो इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस कंडक्ट हुआ है वो हुआ है 1951 में। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस है, इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा एक और चीज मैं पूछ रहा था बस, मतलब मैं थोड़ा सा पार्ट ए के साइड पे जा रहा था। क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं स्टोरी के फॉर्म में लेके जाऊं कि बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लेके जाऊं, जैसे हम लोग कर रहे हैं? हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, स्टोरी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। स्टोरी के फॉर्म में करेंगे तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक तुमको सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन उसमें 5-7-10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। बताओ जल्दी से। लेकिन उसमें तुमको बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी इन रिलेशन टू टॉपिक। तुम्हारे पास लिखने के लिए जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं अभी तो वैसे ही बता दे रहा हूँ, ओपन स्टोरी की तरह बता दे रहा हूँ कहाँ से क्या चीजें स्टार्ट हुई और किस तरह से स्टार्ट हुई। फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है इनको भूल जाओ 5 मिनट के लिए, कैसा हुआ क्या हुआ, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से जा रहे हैं। फर्स्ट चीज क्या हुई फ्रॉम हिस्ट्री। ईयर ऑन ईयर हम लोग इस चीज को अब कवर कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े से हमसे बेहतर थे इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। थॉट्स वैसे वाले नहीं, उनको ये पता था कि किस तरह से रूल किया जाता है। ब्रिटिशर्स को ये पूरी तरह से आइडिया था कि हमको किस तरह से रूल करना चाहिए। और ब्रिटिशर्स को एक सेकंड आइडिया आ गया था कि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और फर्दर आजाद इंडिया में उन्होंने इन्हीं प्रॉब्लम्स को गिनवाया कि हमारा आना इंडिया के अंदर क्यों सक्सेसफुल रहा। आज के टाइम पे तुम किसी भी ब्रिटिशर से पूछोगे कि तुम्हारा इंडिया का रूल कैसा था, तो वो हमेशा ये आंसर देता है कि इंडिया जो थी एक बहुत ही रूरल सोसाइटी थी, बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी थी, ट्राइबल सोसाइटी थी। उस ट्राइबल सोसाइटी को हमने बेहतर बनाया है, हमने सुधारा है, ठीक है। अब कुछ चीजें जो है वो डेफिनेटली हम लोग को माननी पड़ेंगी कि अंग्रेजों ने सुधारी है। जैसे कि इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम थी छोटी सी, सती प्रथा की। छोटी नहीं थी, सती प्रथा।
सती प्रथा की एक प्रॉब्लम थी। इस सती प्रथा की प्रॉब्लम को जैसे ब्रिटिशर्स ने सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया 1829 में। तो 1829 में दो लोगों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। फर्स्ट पर्सन जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था दैट वाज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, आई बिलीव तुम लोग को इनका नाम पता होगा। और जिस पर्सन ने सती प्रथा को बैन किया था, ठीक है, अंजल ने उसका नाम बता दिया है, उसका नाम है विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग जो है, इसने बैन किया था सती प्रथा को। किस कैपेसिटी में बैन करेगा विलियम बेंटिंग, मेरे को जल्दी से बताओ। विलियम बेंटिंग कौन है कि इंडिया में वो सती प्रथा को बैन कर सकता है? क्या पोजीशन होल्ड करता है विलियम बेंटिंग टू बैन सती प्रथा? क्विक आंसर बताओ। अंजल ने लिखा है वॉइस रॉय। बाकी जनता? भावना लिखा है गवर्नर जनरल, हर्षिता ने लिखा है गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिंग याद रखना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। बट सेकेंड बात यहीं पे तुमको पता होनी चाहिए और तुमको ध्यान रखनी है कि विलियम बेंटिंग जो था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इंसान था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। इस वक्त तक यानी कि 1929 तक इंडिया में अंग्रेज आए भी नहीं थे। मतलब क्राउन आया भी नहीं था, जो ब्रिटिश क्राउन था, विच मींस जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के कोई दखल अंदाजी नहीं थी। ठीक है। तो मैं आऊंगा उस चीज पे कि कब वॉइस रॉय आया और क्या हुआ। क्या मैं बता दूं यहाँ पे? थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। तुम लोग को इन चीजों में मेरे को थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी अभी, कि एक दो बार तुम लोग बता दोगे तो मैं आऊंगा। अंजल ने बता दिया है 1857। याद रखना, दो फेजेस में। 1857 के पहले इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल होते थे, रूल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 के रिवॉल्ट के बाद, ठीक है, एक एक्ट पास किया गया था 1858 में। तो यहां से, इस फेज से रूल स्टार्ट होता है क्राउन का। क्राउन का मतलब होता है ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ है। अब ब्रिटिश क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था इंडिया के अंदर, उसको हम लोग कहते थे वॉइस रॉय। तो वॉइसरॉय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड होता था उसको हम लोग कहते थे गवर्नर जनरल। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया गया है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई थी। अब उस बैंकरप्ट कंपनी को सेव करने आया था ब्रिटिश क्राउन। तो विलियम बेंटिंक ने इन कैपेसिटी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैन कर दिया। रिप्रेजेंट किसको करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन दोनों ने मिलकर 1829 में इस चीज को चेंज किया। अब इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने इस एक चेंज को तो लाए, इसके साथ उनको रियलाइज होने लगा कि इंडिया में हमको और भी चेंजेस लाने चाहिए। इंडिया को और ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। इंडिया में मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ तुम लोगों को कि किस तरह से जस्टिस को सर्व किया जाता था। तो क्या होता था इंडिया में, जब भी कोई इंसान, मान लो कि दो इंसान हैं, ठीक है, ए एंड बी। अब ए ने चोरी की कि बी ने चोरी की, हमको फिगर आउट करना है। तो कैसे फिगर आउट किया जाता था? ये लोग राजा के पास जाते थे। राजा ए के हाथ पे एक सांप रखता था और बी के हाथ पे एक सांप रखता था, इस तरह से। अब उनको बोलना होता था कि मैंने चोरी नहीं की है इस सामान की या इस चीज की, या मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। अगर तुमको सांप ने काट लिया विच मीन्स तुमने चोरी की थी, अगर तुमको सांप ने नहीं काटा तो तुमने चोरी नहीं की थी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस होता था इंडिया के अंदर। अब बहुत सारी जगहों पे अलग अलग कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को फॉलो किया जाता था, क्योंकि इंडिया टेरिटोरियली बहुत ज्यादा बड़ा था। अब यहां पे क्या किया गया? ब्रिटिश को लगा कि हमको एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना चाहिए इंडिया के अंदर सारी चीजों का। तो हमने यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ को बनाने का प्लान किया। इस यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ को बनाने का प्लान किया गया इंडिया के अंदर 1834 में। इस बात को भी याद रखना। 34 में प्लान किया गया है कि हमको यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बनाना चाहिए इंडिया के सारे लोगों के लिए। इंडिया डिवाइडेड था इन 6 प्रोविंसेस। 6 प्रोविंसेस में इंडिया डिवाइडेड था। प्रोविंसेस का मतलब होता है जिस तरह से आज हम लोग बोलते हैं ना स्टेट्स, इसी तरह से ब्रिटिश स्टेट्स जो होते थे उनको नाम दिया गया था प्रोविंसेस। क्या तुम लोग को पता है 6 प्रोविंसेस कौन सी थी? तुम लोग चाहते हो तो मैं बताऊं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को लगता है तुम लोग जान जाओगे तो ये अच्छा रहेगा, तुम लोग को एक एक्स्ट्रा फैक्ट पता होगा जो कहीं और काम आ जाए। तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस और सबसे अमीर प्रोविंस जो है, अंजल ने लिखा है बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। सबसे अमीर प्रोविंस कौन सी होगी बताओ? और बताओ इसके आगे। ये तो सबने लिख दी। बंगाल या कैलकटा, हाँ।
बाकी बाकी प्रोविंसेस कौन सी होंगी? गेस करो। इंडिया में और कौन सा रीजन है? बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया। नहीं, मद्रास के अंदर आ जाएगा मैसूर, हैदराबाद। अवध नहीं। अवध जो है बहुत छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे राम मंदिर है। मतलब उतना बड़ा एरिया नहीं है अवध हिस्टोरिकली। भावना ने लिखा है यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर आता था अवध। ठीक है, और बाकी बताओ। दो प्रोविंसेस बचे। सिख लोग जहाँ पे रहते हैं उस प्रोविंस का नाम क्या होगा? उसका नाम होता है पंजाब एंड सिंध। पंजाब एंड सिंध जहाँ पे सिख लोग रहते हैं। और लास्ट प्रोविंस होता है सेंट्रल प्रोविंस। इसको सेंट्रल एंड बेरार कहते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल लिख ले रहे हैं। जो सेंट्रल इंडिया होता है जहाँ पे मध्य प्रदेश लोकेटेड है, वो क्योंकि बहुत बड़ा टेरिटोरियल रीजन है इसलिए उसको सेंट्रल प्रोविंस बोला गया। सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल जो होती थी वो होती थी नागपुर। पंजाब एंड सिंध हो गया यूनाइटेड प्रोविंसेस का मतलब है। प्रेजेंट डेट उत्तर प्रदेश, बंगाल कैलकाटा तुम लोग को पता है, मद्रास पूरा का पूरा साउथ इंडिया, बॉम्बे, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, तो 1834 में उनको लगा कि ये छह की छह प्रोविंसेस में सारे के सारे क्रिमिनल लॉ एक जैसे होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर तुमने यूपी में मर्डर किया है, यूनाइटेड प्रोविंस में मर्डर किया है, उस वक्त पे भी यूनाइटेड प्रोविंस में ही सबसे ज्यादा मर्डर होते थे क्योंकि आज की तरह। तो यूनाइटेड प्रोविंस में अगर तुमने मर्डर किया है तो तुमको 6 साल की जेल मिलती थी। लेकिन अगर तुमने बॉम्बे में मर्डर किया है तो तुमको 10 साल की जेल मिलती थी। अब तुमने पंजाब में मर्डर किया है तो तुमको 15 साल की जेल मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग रूल्स थे। तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ना एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए जहां पे हम लोग यूनिफॉर्म रूल्स को इंट्रोड्यूस कर दें, यूनिफॉर्म लॉज को लेके आ जाएं। तो इस चीज का आइडिया आया उनको 1834 में। अब उनको इस तरह से एक और चेंज का आइडिया आया 1830 में। ये चेंज हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको इस चेंज का ध्यान रखना है। ये वर्ड जो है, ये वर्ड सबसे बड़ा की वर्ड होने वाला है अभी तक। ठीक है, इस वर्ड को कहा जाता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन 1830 में अंग्रेजों ने कंडक्ट किया पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। साइकिल क्या है, तुम इस तरह से देखो। 1829 में उन्होंने सती प्रथा को बैन किया। 1830 में उनको आ रहा है आइडिया कि हमको करना चाहिए पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? तो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का मतलब होता है हेड काउंट। हेड काउंट से मीन करना चाहते हैं ये जो छह की छह प्रोविंसेस हैं, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या हमको पता होनी चाहिए, उनके नंबर्स हमको पता होने चाहिए। ये मीनिंग होता है ऑफ पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। अगर तुमको गलती से भी कास्ट सेंसस टॉपिक दिख जाता है इन पार्ट बी, तुम ध्यान रखना पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सबसे बिगेस्ट वर्ड होने वाला है वाइल राइटिंग द आंसर तुम्हारे। मतलब जब तुम उस वर्ड को यूज कर रहे हो तो ये बात समझ में आएगी कि तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा है, भले ही तुमने ना पढ़ा हो। तुमने बहुत सारी अलग अलग चीज सोर्सेस को पढ़ा है, बहुत सारी अलग अलग चीजों तुम्हें पता है। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का मीनिंग बहुत सिंपल सा होता है, दैट इज हेड काउंट। और तुम्हारी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत इंप्रूव्ड दिखती है जब तुम इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हो जो कि टेक्निकल टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब 1830 में उन्होंने सोचा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन करना चाहिए। और सती प्रथा को कहां पे बैन किया गया? तो बंगाल एरिया में सती प्रथा को बैन किया 1829 में सबसे पहले। राजा राम मोहन रॉय, शायद तुमको समझ आ रहा होगा, बंगाली आदमी है, रॉय सरनेम यूज हो रहा है। तो अब बंगाल प्रोविंस जो था उस वक्त का, वो आज का वेस्ट बंगाल, आज का नॉर्थ ईस्ट और आज का पूरा बांग्लादेश था। इतना बड़ा होता था बंगाल प्रोविंस। जहां पे भी बंगाली बोली जा रही है वो पूरा का पूरा एरिया इन्होंने बंगाल मान लिया था। तो अब यहाँ पे इन्होंने सोचा कि ढाका में हम लोग करें। ढाका, ढाका शायद लड़कों को पता होगा जहाँ पे क्रिकेट मैच होते हैं। ढाका में हमको करना चाहिए पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो इंडिया का फर्स्ट पॉपुलेशन एन्यूमरेशन हुआ है ढाका में। उस वक्त पे इस जगह को कहा जाता था डाका, DACCA। ये जो पॉइंट है कि ढाका में किया गया, ये पार्ट ए के हिसाब से है। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन वर्ड तुमको पता होना चाहिए फॉर पार्ट बी। एक बार मेरे को बताओ तुम लोग को चमक रहा है कि नहीं जो भी मैं बोल रहा हूँ? चमक रहा है मतलब समझ रहा है कि नहीं? या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ या बहुत डिफिकल्ट चीजों को यूज कर रहा हूँ? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन की है। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का मतलब हो गया हेड काउंट। अब तुम लोग को याद होगा जब मैंने बोला था तुम लोगों की सेंसस का मतलब क्या होता है, तो सेंसस में मैंने तुम लोग को पहली चीज ये बताई थी ऊपर। मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ
कि कितने लोग हैं इंडिया के अंदर, उनका नंबर चाहिए। तो इंडिया के अंदर कितने लोग हैं, दैट इज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो सेंसस जो तुम समझते हो कि इस देश में कितने लोग हैं, उसका मतलब होता है सेंसस। वो होता है टेक्निकली पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ सेंसस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 1830 में फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन एन्यूमरेशन किया गया। यहाँ पे सेंसस कंडक्ट नहीं किया गया है। अब इसके बाद उनको आइडिया आया कि हम क्यों ना कंप्लीट सेंसस को कंडक्ट करें इंडिया के अंदर। ठीक है, हम सेंसस में क्या चीजों को जान पाएंगे। मैं छोटी सी स्टोरी तुमको फिर से बता दे रहा हूं कि क्या हुआ था। 1857 में इंडिया ने किया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसकी लीडरशिप में, जल्दी से लिखो, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब तक। कि कौन लीडर था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लीडर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लीडर इंडियन साइड का, भाई इंडियन साइड का। क्लाइव नहीं था उस वक्त पे, रॉबर्ट क्लाइव मर चुका था। कोई बात नहीं, जल्दी बताओ। इंडियन साइड पे कौन था लीडर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का? या फिर लास्ट मुगल रूलर? नहीं, 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 मंगल पांडे भी नहीं था लीडर। लीडर का मतलब तुम लोग समझ रहे होगे शायद। हाँ, अब सही लिखा है काफी सारे लोगों ने। इस बंदे का नाम है बहादुर शाह जफर। नाम याद रखना। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट मुगल रूलर था। लास्ट मुगल रूलर था जिसने, जिसको जगह दी गई थी रेड फोर्ट में। इसके बाद रेड फोर्ट को खाली करा दिया गया था। और ये लीड कर रहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। इसी वक्त पे झांसी की रानी और ये सारे लोग जो थे वो पॉपुलर हुए थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त पे। तो इसमें एक साइड तो हो गया बहादुर शाह जफर। दूसरे साइड पे फाइट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया वाले क्या चाहते थे कि अंग्रेज छोड़ के चले जाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि हम लोग को छोड़ के ना जाना पड़े, हम लोग ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से सप्रेस किया इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट को। तो जब ये ब्रूटल सप्रेशन हुआ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट होने का मतलब होता है इनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा बैंक में। इनका जो पूरा का पूरा पैसा है वो खर्च हो गया इन फाइटिंग दिस वॉर। तो वॉर में पूरा पैसा खर्च हो गया, ये लोग गरीब हो गए एक तरीके से। तो इस पॉइंट पे ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि हमको यहां से टेक ओवर कर लेना चाहिए 1858 में। अब दूसरी चीज आती है कि अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस ने किया है, तो अब इसमें जो भी खर्चा हुआ ब्रिटिश का, तो उसकी रिकवरी, या फिर टेक्निकल टर्म इज रेपरेशन। रेपरेशन का मतलब होता है तुमने कहीं पे लड़ाई की, तुमने किसी का नुकसान किया, तो अब उसकी भरपाई कौन करेगा। अब मान लो तुमने मुझे अपना फोन दिया, मैंने फोन गिरा दिया और फोन तुम्हारा टूट गया। तो अब उस टूटे हुए फोन के पैसे मुझे तुम्हें देने होंगे ना। हम लोग दोस्तों में ऐसे ही होता है ना कि अगर तुमने मुझे कोई भी सामान रखने के लिए दिया है, मैंने उसको तोड़ दिया या मैंने उसको खराब कर दिया, तो मैं उसकी कॉस्ट देता हूँ तुमको, मैं उसका पैसा देता हूँ तुमको। तो इस कॉस्ट को कहा जाता है रेपरेशन कॉस्ट। जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और रेपरेशन का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है, जर्मनी ने पे किया था रेपरेशन कॉस्ट को टू द वर्ल्ड। उन्होंने जिन भी कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर के वक्त पे जर्मनी ने जहां पे भी डिस्ट्रक्शन किया उसके लिए उन्होंने रेपरेशन कॉस्ट पे किया, रेपरेशन पे किया। तो रेपरेशन का मतलब होता है एक तरीके से कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन को पे करना था। अब कॉम्पनसेशन कौन पे करेगा बताओ? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉम्पनसेशन कौन पे करेगा? जीता हुआ साइड कभी कॉम्पनसेशन पे नहीं करता है, क्योंकि मैं तो जीत गया हूं ना। अगर मैं जीत चुका हूं तो मैं कॉम्पनसेशन किस बात का दूंगा? हमेशा हारी हुई पार्टी को कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए। तो यहाँ पे इंडियन साइड को, यानी कि इंडियन पीपल को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा, जो भी लोग इंडिया में रह रहे थे। और इस कॉम्पनसेशन को पे करना पड़ा उनको इन टर्म्स ऑफ टैक्स। कि अंग्रेजों ने आके बहुत सारा टैक्स लगा दिया, क्योंकि तुम लोग वॉर और करते रहते हो और वॉर में हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है तुम लोग को फाइट बैक करने में। तो इस चीज का पैसा भी तुम्ही से हम लेंगे क्योंकि तुमने हमको परेशान किया। तो उन्होंने बहुत सारा टैक्स लगा दिया। तो इंडियंस बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब अंग्रेजों को ये लगा कि भाई टैक्स तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि टैक्स हमको जितना मिलना चाहिए हमको उतना टैक्स नहीं मिल रहा है। बस एक बार बता दो तुम लोग को यहाँ तक समझा कि नहीं ये वाली बात पूरी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाली? उनको, उनकी क्या फीलिंग है ये हमको ध्यान रखना है कि
मतलब ऐसा होता है ना कि अपने को कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है, मुझसे मतलब कुछ गलत तो कोई मेरे साथ नहीं करेगा कि मुझसे ज्यादा पैसे ले लेगा, मुझसे कम पैसे ले लेगा, इस तरह की चीजें। तो अंग्रेजों को भी फील होने लगा कि हमने टैक्स तो लगा दिया 1858 में इंडियंस के ऊपर बहुत सारा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इंडियंस सही टैक्स नहीं भर रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो उनको ये चीज रियलाइज होते होते कुछ साल बीत गए। अब जब वो कुछ साल बीते तो उनको ऐसा लगा कि अब हमको करना पड़ेगा कि इंडिया में कौन इंसान क्या चीज ओन करता है, इस चीज को जानना होगा। तो इसके इस चीज को जानने के लिए और टैक्स सिस्टम को एक तरीके से बेहतर करने के लिए, कि इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है कि हम लोगों से पैसा सही तरीके से ले पाए, हमको ये पता होना चाहिए इंडिया में कितने लोग रहते हैं और कितना कुछ ओन करते हैं। तो ये आइडिया आया उनको 1872 में। तो इसलिए इंडिया में जब फर्स्ट टाइम सेंसस को कंडक्ट किया गया तो उसको कंडक्ट किया गया 1872। तो ये ईयर है जहां पे फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ है इंडिया के अंदर। आई बिलीव तुम लोग को ये बात समझ आ गई होगी कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका आइडिया क्या था, वो किस तरह से सोच रहे थे। अब ये जब सेंसस उन्होंने कंडक्ट किया तो इस सेंसस के अंदर उन्होंने सबसे पहली चीज जो की, सेंसस को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने फर्स्ट पार्ट बोला कि हम लोग करेंगे पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन से हमको क्या पता चला कि इंडिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। अब इसके बाद जब हम लोग पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे हाउस लिस्टिंग, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस। यानी कि इंडिया में कितने लोगों के पास घर है और कितना बड़ा घर है। हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस हुआ। हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस का और जब हम लोग डिफाइंड मीनिंग देखते हैं तो डिफाइंड मीनिंग निकल के आता है एक घर में क्या क्या एमिनिटीज हैं किसी भी इंसान के पास, यानी कि वो क्या क्या ऑन कर रहा है। क्या उसके पास माइक्रोवेव है, कितने फ्रिज हैं, कितने सिलेंडर है, क्या चीज़ें यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास टॉयलेट है कि नहीं, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में आज के वक्त पे देखोगे तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसको मिलता है कि नहीं उसके घर में। मैं आज के हिसाब से तुमको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या एसेट्स वो ओन करता है। अब अगर तुम इसी तरह से सोचोगे तो उस वक्त पे क्या देखते हैं वो लोग, उस वक्त पे देखते हैं तुम्हारे पास कितना बड़ा खेत है, तुम्हारे पास कितने आम के पेड़ हैं, कितने पपीते के पेड़ हैं, तुम कितनी फसल उगा लेते हो, तुम्हारे पास कितने कैटल हैं। इन सारी चीजों को उन्होंने लिस्ट डाउन करना स्टार्ट किया। तो अब मीनिंग ऑफ सेंसस क्या निकल के आया। मीनिंग ऑफ सेंसस होता है फर्स्ट पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, सेकंड इन टेक्निकल टर्म्स हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस। क्या ये बात चमकी? मतलब मेरे को नहीं लगता तुम लोगों को पता होगा सेंसस का मीनिंग क्या होता था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है। सेंसस बहुत ही भयंकर चीज होती है। तो अब तुम्हारे घर पे अभी से कुछ वक्त बाद जब सेंसस वाले लोग आएंगे तो तुम इस बात पे ध्यान देना कि तुमसे वो ये सारी चीजें पूछेंगे। तुम्हारे घर में कितने वॉशरूम हैं, क्या चीजें हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हो, कितना बिल आता है तुम्हारे घर का। अगर हमने जान लिया कि तुम्हारे घर में कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा है तो हम फिगर आउट कर पाएंगे कि तुम कितने अप्लायंसेस चलाते हो अपने घर में। चमकी क्या ये बात? एक बार मेरे को बताओ ना। मीनिंग ऑफ सेंसस, इसका मीनिंग तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुमको ये भी समझ आ रहा होगा कि अगर तुमको सेंसस के बारे में लिखना है, अगर तुमको सेंसस टॉपिक आया है तो तुम सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं लिख सकते पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। वो तो हाफ आंसर हो जाएगा, ये सिर्फ हाफ पोर्शन ऑफ इट है। तो ये अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 है। और अब अगर तुम अंग्रेज हो, ब्रिटिश ऑफिसर हो या ब्रिटिश पर्सन हो, तो 1872 में अंग्रेज क्या जानना चाहता था? अंग्रेज ये जानना चाहता था कि एक इंसान क्या क्या ओन कर रहा है इंडिया के अंदर। तब तो मैं उसको टैक्स लगा पाऊंगा ना, तब तो मेरा टैक्स का सिस्टम जो है वो बेहतर हो पाएगा उस इंसान के ऊपर। ठीक है, तो ये इंटेंट और आइडिया था। तुमको इसी इंटेंट और आइडिया के साथ सोचना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। सेंसस का ये बेसिक एक मीनिंग होता है। अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट इंसिडेंट जो किया उन्होंने 1881 से यहाँ पे हर 10 साल पे एक सेंसस को कंडक्ट करना स्टार्ट किया। तो अब क्रोनोलॉजिकली देखोगे तो 72 में इंडिया का फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट सेंसस का ईयर। लेकिन अगला सेंसस जो कंडक्ट हुआ है वो हुआ है 1881 में। अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? तो तुम बहुत ही बेसिक लॉजिक लगा के अगर देखोगे तो तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डेकेड जो है वो छोटा हो जाएगा 72 से। 72 से अगर आगे देखोगे तो 9 इयर्स बचे, 71 चला गया। ये वाली मैथ्स आती है ना तुम लोग को?
कि 71, 72, 73 अगर गिनोगे तो 10 साल निकल के आएंगे। सॉरी, 9 साल निकल के आएंगे, वो 8 साल निकल के नहीं आएंगे। माइनस करोगे तो 8 आएगा आंसर, लेकिन काउंट करोगे तो 9 आएगा। आती है ना ये वाली मैथ्स, ईयर्स कैसे काउंट करते हैं जीके में? करके दिखाऊं मैं? जल्दी बताओ ना तुम लोग। यहाँ से 9 ईयर्स आ रहे हैं, आई बिलीव तुम लोग को समझ गया होगा कैसे आ रहे हैं 9 ईयर्स। लेकिन 1881 से देखोगे, 1881 से कहाँ तक देखोगे? 90 तक देखोगे, यहाँ से 80 तक देखोगे, तो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 10 ईयर्स। तो अब अंग्रेजों को ये समझ आया, जब भी एक नया डेकेड स्टार्ट हो रहा है तो हर न्यू डेकेड पे हमको सेंसस को कंडक्ट करना चाहिए। तो सेंसस को उन्होंने एक डेकेड वाला आइडिया बना दिया कि जैसे ही एक डेकेड चेंज होगा हमको तुरंत सेंसस को कंडक्ट करना है इंडिया के अंदर। तो इस प्रोसेस को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। अब अगला सेंसस जो कंडक्ट किया उन्होंने, थर्ड सेंसस ऑफ इंडिया, उसको इस ईयर में किया। और उसके बाद अगला सेंसस जो होगा वो हो जाएगा 1901 में। और इस तरह से सेंसस कंडक्ट करते चले गए अंटिल 2011। 2011 तक कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है एक भी सेंसस। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ है वो हुआ है 1951 में। आई बिलीव तुमको समझ गया होगा कैसे होगा 1951 में। एक और जीके का फैक्ट याद रखना, क्योंकि इस साल अलाउ किया गया है सेंसस को, तो तुमको पूछा जा सकता है ये टॉपिक। 1941 का जो सेंसस था ये इंडिया का एक इनकम्प्लीट सेंसस था। तुम मेरे को बताओ इनकम्प्लीट होने का रीजन क्या होगा? इकलौता सेंसस है जो इनकम्प्लीट रह गया। इनकम्प्लीट होने का रीजन क्या होगा 1941 के सेंसस का? सोचो और बताओ, क्विक आंसर। हाँ जी, अंजल ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, भावना ने भी। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थे, जिसकी वजह से वो सेंसस को कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने कंडक्ट किया था, और वो एक बहुत ही यूनिफाइड डेटा ऑफ सेंसस नहीं था। ठीक है, इसलिए 1941 के सेंसस को हम लोग एक इनकम्प्लीट सेंसस मानते हैं, बाकी सारे सेंसस को हम लोग एक कंप्लीट सेंसस मानते हैं, और इसी तरह से ऑपरेट करते हैं अंटिल 2011। रेगुलरली हम लोग ने सेंसस को कंडक्ट किया है। तो फर्स्ट सेंसस का आंसर तुमको यहाँ पे मिल गया। अब फर्स्ट सेंसस को कंडक्ट करने वाला जो इंसान है, इसका तुमको नाम भी पता होना चाहिए। इसका नाम है डब्ल्यू सी प्लॉडेन। डब्ल्यू सी प्लॉडेन। इसकी लीडरशिप में इंडिया के फर्स्ट सेंसस को कंडक्ट किया गया था। अंग्रेज है, आई बिलीव तुमको समझ रहा होगा कि अंग्रेजी ऑब्वियसली कंडक्ट करेगा उस वक्त पे। तो 2011 में इंडिया का लास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था। इसके बाद 2021 का सेंसस क्यों नहीं हो पाया टाइमली, इसका भी रीजन तुम्हें पता होगा। बहुत ही सिंपल सा है, और गवर्नमेंट ने उस वक्त तक कोई प्रेपरेशन भी नहीं रखी थी, इसलिए भी नहीं हो पाया। इसलिए 2025 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हमको फिर से सेंसस कंडक्ट करना चाहिए। और 2021 का सेंसस जो है, ये यहाँ पे साइकिल ब्रेक हुई है फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। इसके पहले कभी भी ब्रेक नहीं हुई थी। अह यहाँ तक तो मेरे को लगता है तुम लोग को समझ गया होगा जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की। ये तो बहुत इजी सा पोर्शन है कि किस तरह से इसको किया गया। तुमको शायद 2 पॉइंट्स समझ भी आ गए होंगे, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन और दूसरा हाउस लिस्टिंग। अच्छा, मैं एक और चीज़ तुम लोग को बता दे रहा हूँ कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन क्या होता है, एकदम क्लियर कट वर्ड्स में, कि तुमको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। मतलब क्योंकि आंसर फ्रेमिंग में तुमको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इंसान के पास जाएंगे और सबसे पहले जानेंगे कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज चेक की जाती है कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। दूसरी चीज चेक की जाती है कि वो इंडिया के अंदर रह रहा है कि नहीं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं। इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे उसकी एज, कि वो कितनी एज है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका क्या जेंडर है, क्या सेक्स है उस पर्सन का। इसके बाद उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं। इसके बाद उसका मैरिज का क्या स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस क्या है उसका करेंटली। ठीक है, तो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन में आप इस तरह के डेटा को कलेक्ट करते हो। अब इस डेटा को कलेक्ट करने का आइडिया क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर सके पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के बेसिस पे प्लस हाउस लिस्टिंग के बेसिस पे। इन दोनों को मिला के हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेंसस। अब एकदम ही लास्ट फेज पे आ जाते हैं इस टॉपिक के हम लोग, कि इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया 1951 में। इसको कंडक्ट किया गया, इसको जब हम लोग कंडक्ट करने वाले थे उस वक्त पे हम लोग ने एक पर्सन को अपॉइंट किया, जिसको हम लोग आज तक अपॉइंट करते हैं हर सेंसस को कंडक्ट करने के लिए। इसको कहा जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस।
तो एक पर्सन होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस, इसको अपॉइंट किया जाता है। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया के अंदर सेंसस को कंडक्ट करने के लिए। अब 2025 में जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उनको सेंसस कंडक्ट करना है, तो भी इस एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। इसका नाम जो भी होगा मैं तुम लोग को बता दूंगा नेक्स्ट टाइम देख के, एक बार, मेरे को भी ध्यान नहीं है इनका क्या नाम है करेंटली, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा था क्वेश्चन है। हाँ, डब्ल्यू सी। हाँ हर्षिता, जो डब्ल्यू सी प्लॉडेन है, उन्होंने फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करने में उसके हेड थे, उस कमिटी के हेड थे। उसके अंदर बहुत सारे लोग थे कमिटी के अंदर, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सर्वे करने जाएंगे, डेटा देंगे, लेकिन उसको लीड कर रहे थे लाइक द प्राइम मिनिस्टर की मल्टीपल कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, लीड करने वाले बंदे का था डब्ल्यू सी प्लॉडेन नाम। मैं इसलिए तुम लोग को ये बात बताया डब्ल्यू सी प्लॉडेन वाली। डब्ल्यू सी प्लॉडेन तुम लोग को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि डब्ल्यू सी प्लॉडेन जो है, ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया नहीं है। वॉइसरॉय जो था वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। डब्ल्यू सी प्लॉडेन जो है वो वॉइसरॉय नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यू सी प्लॉडेन की लीडरशिप में किया गया है फर्स्ट सेंसस को कंडक्ट, इस बात का ध्यान रखना। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस को अपॉइंट कौन करता है आज के वक्त पे इंडिया में? तो पूरी सेंसस कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे। यानी कि अमित शाह की जो मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है सेंसस को कंडक्ट करने की। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस को अपॉइंट कौन करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में तुम लोग को पता होना चाहिए और जो तुम्हारे आंसर का बेसिस बनने वाला है पार्ट बी के। तो 2011 का जो सेंसस हुआ था, इस सेंसस को कंडक्ट किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट की लीडरशिप में, जो गवर्नमेंट का नाम था यूपीए। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसके जो लीडर थे उनका नाम था मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो इसके लीडर थे, इस गवर्नमेंट को लीड करते थे 2004 से लेकर 2014 तक, जब तक मोदी जी नहीं आ गए। तो 2011 में जब इस सेंसस को कंडक्ट किया गया, तो यहाँ पे ये जो सेंसस था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी जानने की कोशिश की गई सारे लोगों की, एंड कास्ट सेंसस भी कंडक्ट किया गया। तो 2011 में ऑलरेडी कास्ट सेंसस कंडक्ट हो चुका है, प्लस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी जानने की कोशिश की गई है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। तो 2011 में जिस डेटा को कलेक्ट किया गया था सेंसस में, कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था, उस कास्ट सेंसस को आज तक पब्लिश नहीं किया गया है। तो मेरे को लगता है तुम लोग को ये बात समझ आ गई होगी। अब तुम्हारा बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन हो सकता है, क्यों जब तुमने कास्ट सेंसस कंडक्ट किया तो उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। यहाँ पे मनमोहन सिंह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बोलना था कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है कास्ट सेंसस का और लोगों के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, कि उनकी लाइफ किस तरह से चल रही है और कितनी प्रॉब्लम्स हैं सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे, ये डेटा जो है ये एक्यूरेट नहीं है कंप्लीटली। और अगर हम लोग एक इनएक्यूरेट डेटा के बेसिस पे, इस बात को ध्यान रखना, इनएक्यूरेट डेटा के बेसिस पे किसी भी पॉलिसी को बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू हार्म इंडियन पीपल ओनली। उनसे पूछा गया कि ठीक है एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपने इतनी बड़ी देश में एक्सरसाइज की जिसमें इतना सारा पैसा खर्च किया, तो अब उसमें क्या एक्यूरेसी है इस चीज को ही बता दो। तो उन्होंने बताया कि 98.7% एक्यूरेट था कास्ट सेंसस, जिसको 2011 में कंडक्ट किया गया। मनमोहन सिंह का बोलना था क्योंकि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, पब्लिश नहीं करने वाली? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव कर रहे हैं, कुछ चीजें जो तुम लोग को पता होनी चाहिए। पहली चीज तो होगा, एक वर्ड है नेशनल सेंसस। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिख दिया गया है कि नेशनल सेंसस यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के लोगों का सेंसस कंडक्ट करने की जो पावर है, ये पावर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू कंडक्ट सेंसस फॉर इंडिया।
इस चीज को लिखा गया है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि सेंसस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकती है। भावना का एक सवाल था। भावना ने बोला था कि बिहार में रिसेंटली कंडक्ट किया गया है कास्ट सेंसस को। तो बिहार या कोई भी इंडिया का स्टेट अपने लेवल पे कास्ट सेंसस को कंडक्ट नहीं कर सकता। तुम लोग गूगल कर सकते हो इस बात को। लेकिन तुमने सुना होगा तेलंगाना ने भी कंडक्ट किया या तमिलनाडु ने भी कंडक्ट किया। वो लोग हमेशा कंडक्ट करते हैं कास्ट सर्वे। ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे अलग होता है, सेंसस अलग होता है। सर्वे का मतलब होता है हम घर घर जाके सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि तुम किस जाति को बिलोंग करते हो। ठीक है। वहां पे पॉपुलेशन एन्यूमरेशन नहीं हो रहा है, वहां पे हाउस लिस्टिंग नहीं हो रही है। सर्वे का मतलब होता है हम सिर्फ जान रहे हैं। जैसे सर्वे तुम इस तरह से भी ले सकते हो कि तुमने मतलब मल्टीपल तरीके के सर्वेज वगैरह देखे होंगे जहाँ पे पूछा जाता है कि तुम्हारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था। फॉर एग्जाम्पल तुम एसएल वर्ल्ड गए या इमेजिका गए, तो इमेजिका का एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो एक सर्वे है कि इमेजिका में लोगों को जाके कैसा फील होता है। या स्विट्जरलैंड के बारे में तुम सोचते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। या तुम हिमाचल प्रदेश जाने के पहाड़ों के बीच पे जाने के बारे में सोचते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। दिस इज सर्वे। वहां पे वो सिर्फ जानना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। ठीक है। लेकिन सेंसस दो चीजों से मिलकर बनता है, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, उसका मीनिंग क्या होता है आई बिलीव समझ गए होगे। सेकंड, हाउस लिस्टिंग। सर्वे कंडक्ट करना का राइट है स्टेट्स के पास। स्टेट्स सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट्स सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसस की पावर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 ने दी हुई है टू यूनियन गवर्नमेंट ओनली। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने बोली? मेरे को लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि तुम लोग को जब तुम लोग न्यूज़पेपर में देखोगे इस चीज को, तो न्यूज़पेपर में बहुत बार तुमको ये वर्ड दिखेगा कि पॉपुलेशन सर्वे कंडक्ट किया गया, सॉरी, कास्ट सर्वे कंडक्ट किया किसी भी स्टेट ने। अब कास्ट सर्वे का एक और ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, तुमको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक स्टेट है उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पुअर स्टेट्स है, मतलब बहुत बुरी स्टेट में है उनकी इकोनॉमी। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं पंजाब का भी। ठीक है, पंजाब बेटर एग्जाम्पल है। पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोग शायद समझ जाओगे। पंजाब में अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने एक सर्वे कंडक्ट किया। इस सर्वे से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने फार्मर्स ऐसे हैं जो वीट उगाते हैं। ठीक है। तो हम लोग हर एक फार्मर के घर पे जाएंगे और उससे पूछेंगे कि भाई तुम क्या उगाते हो। तो कोई बोलेगा मैं वीट उगाता हूँ, कोई बोलेगा मैं राइस उगाता हूँ, कोई बोलेगा मैं वेजिटेबल्स उगाता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग आंसर्स आएंगे। अब जब कोई भी स्टेट, तो अब इस चीज को कौन कंडक्ट करेगा, तो इसको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो कंडक्ट किया इस सर्वे को। अब अगर उनको पॉलिसी बनानी है राइस वाले फार्मर्स के लिए, तो उनको अगर एक नंबर पता होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स है उसमें 80% जो फार्मर्स है वो राइस उगाते हैं। ऐसा होता नहीं है पंजाब में, पंजाब में वीट उगाई जाती है सबसे ज्यादा। तो मान लेते हैं 80% फार्मर्स ने बोला कि वो राइस उगाते हैं। तो अब हमको जो पॉलिसी बनानी है वो हम फार्मर्स के लिए जब बनाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि राइस फार्मर्स का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि 80% लोग राइस उगा रहे हैं। ठीक है। तो राइस के लिए हमको कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए। आई बिलीव तुमको समझ गया होगा सर्वे क्या होता है और सर्वे किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल तुम लोग ध्यान भी रख सकते हो, इस तरह के एग्जाम्पल को यूज भी कर सकते हो। तुम लोग इस तरह से भी सोच सकते हो कि मैं उड़ीसा का एग्जाम्पल जो दे रहा था मैं वो भी दे देता हूँ, क्योंकि तुम लोग को और अच्छे से समझ आ जाएगा उड़ीसा के साथ क्या डिफरेंस आता है। महाराष्ट्र के साथ भी सेम प्रॉब्लम आती है, लेकिन उड़ीसा में बिगर प्रॉब्लम है। तो उड़ीसा जो है एक कोस्टल स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे लोग फिशरी में इन्वॉल्व हैं। फिश फार्मिंग में या मछली पकड़ने में बहुत ज्यादा फार्मर्स ही कहा जाता है उनको। बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब फिश फार्मिंग करते हैं अलग अलग टाइप की फिश की करते हैं। तुम लोग अगर फिश खाते हो तो तुम लोग को पता होगा, बहुत अलग अलग तरीके की खाते हो तुम लोग फिश। खाए हो जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है यार, जज नहीं करूंगा मैं। मतलब नॉन वेजिटेरियन हो सकते हो ना, ऐसी बातों पे तुम लोग शांति हो जाते हो, कंट्रोवर्शियल बातों पे। तो फिश शायद तुम लोगों ने अगर कभी खाई होगी ओशन की, तो ओशन की फिश जो होती है वो टेस्ट में बहुत गंदी होती है। जो रिवर की फिश होती है वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ओशन जो होता है
क्योंकि वो सॉल्टी होता है। ठीक है, तो अब इसी तरह से, और जो ये वाला पानी होता है, रिवर का पानी होता है, ये क्लीन वाटर होता है। तो इस तरह से जो अलग अलग फिश फार्मर्स होते हैं, उनको अलग अलग तरीके के राइट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उड़ीसा स्टेट जो है वो बार बार इस चीज को करता है कि वो फिशरमैन का सर्वे कंडक्ट करता है, ये जानने के लिए कि कितने लोग अभी भी इन्वॉल्व हैं ओशन में, फिश फार्मिंग करने में, या ओशन में कितने लोग फिश कैच करने जा रहे हैं ऑन एवरीडे बेसिस। तो इस चीज पे उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया। तो इसी तरह से वो लोग अपने स्टेट के अंदर कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे को कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कास्ट सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकते। सर्वे इज पॉसिबल, सेंसस इज नॉट पॉसिबल। लास्ट पॉइंट है बस, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, या तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग को क्वेश्चन सेंड कर दूंगा अक्रॉस व्हाट्सएप, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में। और फिर तुम लोग अपने हिसाब से आंसर लिख के कल भी शेयर कर सकते हो। तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन के बारे में ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है मंडल कमीशन। ये पूरे के पूरे सेंसस गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मंडल कमीशन जो था, इसको 1980 में बनाया गया था। ठीक है, मंडल कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। मैं स्टोरी स्टार्टिंग से बता देता हूँ तुम लोग को, यहाँ पे भी 1 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लगेगा। 1 मिनट बस, मिटा दे में नहीं है, ये नीचे से लिख दे रहा हूँ मैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट में बता दे रहा हूँ तुम लोग को। इंडिया में दो बैकवर्ड क्लास कमीशंस को बनाया गया था, कि इंडिया में कितने लोग बैकवर्ड हैं उसके लिए इनको कहा जाता है बैकवर्ड क्लास कमीशंस। तो दो बैकवर्ड क्लास कमीशंस को बनाया गया था। फर्स्ट कमीशन जो बनाया गया था, वो बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू जी। इसको कहा जाता है कालेकर कमीशन। तो ये है कालेकर कमीशन, इसको बनाया गया है 1953 में। कालेकर कमीशन ने इसको सेकंड नेम जो रेफर किया जाता है वो बोला जाता है फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। टोटल दो थे, दो में से ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है। तो इस इन्होंने रिकमेंड किया था, इनकी रिकमेंडेशन को माना नहीं गया है। इन्होंने बोला था कि हमको कास्ट वाइज एन्यूमरेशन करना चाहिए ड्यूरिंग सेंसस, कास्ट वाइज एन्यूमरेशन करना चाहिए ड्यूरिंग सेंसस। इस चीज को रिकमेंड किया था, और 1967 61 से इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। इसको रिजेक्ट कर दिया नेहरू जी ने, पहला आर्ग्यूमेंट इनका। दूसरी बात इन्होंने बोली कि इंडिया के अंदर 70% रिजर्वेशन देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए टू ओबीसी पीपल। इनका ये पॉइंट था कि हमको 70% रिजर्वेशन देना चाहिए टू ओबीसी पीपल। ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि हमको अपलिफ्टेड ओबीसीज को कुछ नहीं देना चाहिए। वो अपलिफ्टेड का मतलब होता है तुमको ओबीसी की हमने कैटेगरी में डाला, तुमको उसका फायदा मिल गया, इसके बाद हम तुमको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, इन तीन पॉइंट्स को बोला गया, इन तीनों पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। उस वक्त की सरकार ने 1953 में रिजेक्ट कर दिया इन तीनों पॉइंट्स को। अब इसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को सेटअप किया गया। ये कमीशन का नाम था मंडल कमीशन। तो याद रखना, मंडल कमीशन सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है। पार्ट ए के हिसाब से तुमको ये बात पता होनी चाहिए। पार्ट बी में अगर इसको अपने आंसर के अंदर लिखोगे तो तुम्हारा आंसर बस ब्यूटीफाई होगा। तो इसमें फर्स्ट चीज इन्होंने जो रिकमेंड की है, वो बोला है 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी। 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी, इस बात को मान लिया था उस वक्त की सरकार ने। ये जो कमीशन है ये बना था 1980 में, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया है 1990 में। 1990 में रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट की गई हैं। इसके बाद इन्होंने दूसरी चीज जो बोली है यहाँ पे ही, वो बोला है कि इंडिया में टोटल जो ओबीसीज हैं वो हैं 3743 कास्ट्स हैं ऑफ ओबीसीज। तो इतने टाइप के ओबीसी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन सबको हमको बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए 27% रिजर्वेशन इंडिया के अंदर देना चाहिए। और इस कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो इनका नाम याद रखना, वीपी सिंह। वीपी सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था इस रिपोर्ट को। तो वीपी सिंह ने सक्सीड किया था राजीव गांधी को। राजीव गांधी इज फादर ऑफ राहुल गांधी। तो राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 1984 से लेकर 1989 तक, और वीपी सिंह जो थे इसके बाद 1989 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, और इनकी गवर्नमेंट जो थी 2 साल तक चली, 1991 तक। तो ये इस पीरियड में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। मंडल कमीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को बोला है।
एक और बात याद रखना, यहाँ पे कालेकर कमीशन के, अच्छा, मंडल कमीशन ने एक जो लास्ट चीज बोली है कि हम 27% रिजर्वेशन क्यों देना चाहते हैं इंडिया के अंदर ओबीसीज को, क्योंकि इंडिया में ओबीसी पॉपुलेशन जो है वो है 52%। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 52% लोग जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। अब ये जो 52% है, इस ये किसी भी सेंसस या सर्वे के बेसिस पे नहीं बोला गया है। ये उन्होंने बस रिपोर्ट में अपने लिख दिया है कि 52% लोग जो हैं वो बिलोंग करते हैं ओबीसी कम्युनिटी को। आई बिलीव तुमको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि इनके पास तो कोई क्यूमुलेटेड डेटा है ही नहीं ना 1931 के बाद। 1931 के बाद 41 का जो सेंसस था वो खराब हो गया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। 51 से इन्होंने कास्ट को इंक्लूड ही नहीं किया एज अ मेट्रिक। तो अब इनके पास कोई बहुत ही सॉलिड डेटा नहीं था, लेकिन इस कमीशन ने बोला है कि 52% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो ओबीसी है, इसलिए हमको ओबीसी को सेफ गार्ड करना चाहिए विद 27% रिजर्वेशन। तुम लोग को ये टॉपिक चमका कि नहीं, एक बार मेरे को बताओ, या बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक मैंने पिक कर लिया स्टार्टिंग में ही? नहीं। अंजल, उनको बाद में इंक्लूड किया गया है, अलग अलग कम्युनिटीज को अलग अलग टाइम पे इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन अभी मैं दूं तुम लोग को या फिर ग्रुप पे भेजूं? ग्रुप पे टेक्स्ट के फॉर्म में भेज सकता हूँ, तुम लोग नोटबुक में आंसर लिख के शेयर कर सकते हो ऑन द ग्रुप ओनली, नॉट इन पर्सन। तभी तो मजा आएगी ना। ठीक है, तो फिर एंड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्लास को। अच्छा, एक और चीज, लास्ट बात, तुम लोग मेरे को बताओ, 1972 में अगर फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ तो 2011 में किस नंबर का सेंसस कंडक्ट होगा? क्विकली बताओ। 2011 के सेंसस का नंबर क्या होगा? फर्स्ट इन 1972 है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है ना। अब मोदी जी 16th कंडक्ट कर, सॉरी, तो मोदी जी किस नंबर का कंडक्ट कर रहे हैं? फिफ्थ नहीं, 15th। तो 2011 का जो सेंसस है वो इंडिया का 15th सेंसस है। याद रखना, 2011 का सेंसस इंडिया का 15th सेंसस है। कैसे हुआ? तो जो 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी में सारे के सारे डेकेड्स में एक एक सेंसस को कंडक्ट किया गया है, तो 20th सेंचुरी में 10 सेंसस हो गए। तो 1872, 1881 और उसके बाद 1891, तीन ये हो गए। और उसके बाद 2001 और 2011 ये दो हो गए। तो इस तरह से 2011 का सेंसस जो है 15th सेंसस है ऑफ इंडिया। 1872, हाँ सॉरी, 1872, मैंने गलती से 19 बोल दिया होगा। तो 1872, 81, 91, 10 इन 20th सेंचुरी, 2001, 2011, 15 सेंसस हो गए हैं। 2025 में इंडिया के 16th सेंसस की हम लोग बात कर रहे हैं, कि इंडिया में 16th टाइम सेंसस कंडक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं। मैं तुम लोग को क्वेश्चन जो है वो ग्रुप पे भेजता हूँ, चलेगा क्या? तुम लोग का कोई सवाल जवाब, या अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग बात कर सकते हैं ओपिनियंस पे, तुमको क्या फील होता है ऑन मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया मेरे को पूरी चीज़ को पहुंचने में यहाँ तक। स्ट्रक्चर पे हम लोग को बात करने के लिए थोड़ा सा ओपिनियंस पे जाना पड़ेगा पहले, या क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, तब स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से कर पाएंगे ना हम लोग। तुम लोग को मेरे नोट्स की फोटो चाहिए तो मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, शायद तुम लोग को उसको देख के भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी से समझ आ जाएंगी। उसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, अगर तुम लोग देखना चाहो तो। मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, तो क्वेश्चन के बाद हम लोग कल डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, कि तुमको किस तरह से जीके के आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए। आई थिंक उसमें इजियर हो जाएगा अंजल, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सिर्फ टॉपिक के बेसिस पे करना। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ और हम लोग मिलते हैं कल, कल विद क्वेश्चन एंड आंसर। तुम लोग चाहो आइरैक पे बात करेंगे हम लोग। इराक पे जीके में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इराक पे मूव करेंगे बहुत जल्दी। लीगल वाले जब क्वेश्चंस आएंगे उस वक्त हम लोग इराक पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ अभी, और कल मिलते हैं।
बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।